बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 2 दादी माँ की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेखक के हाथ में एक पत्र है जिसमें दादी माँ के स्वर्गवास की बात पढ़कर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उन दिनों को याद करने लगता है जो उसने दादी माँ के साथ बिताया था। दादी माँ के भीतर जो उन्होंने प्रेम, स्नेह और ममता देखी थी, उसका रूप कहानी की तरह उनके मन में घूम रहा था। उनके साथ बिताए हुए दिन, उनके साथ उनकी कही गई बातें, सब कुछ उन्हें याद आता है। उसी बात को वे कहानी के रूप में यहाँ लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके पहले की मैंने आपको बता दी हैं, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। ये हिस्सा उस हिस्से की याद दिलाता है जब लेखक एक बार बहुत बीमार पड़ जाता है। हल्की फुल्की बीमारी तो लेखक को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें सेवा बहुत होती थी, खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, लोग प्रेम से तीमारदारी करते थे, तो उन्हें अच्छी। लेकिन एक बार उन्हें बहुत तेज ज्वर आ गया, तो दादी माँ उनकी चारपाई छोड़कर बिल्कुल नहीं हटती थी। और तो और रोगी के पास किसी को फटकने नहीं देती थी। उनकी खिचड़ी कैसी बनी है ये देखती थी। हाथ पैरों को कपड़े से सहलाती थी। नहा के लौटते समय किसी देवस्थान की मिट्टी लाकर उनके मस्तक पे लगाती हैं, उन्हें चटाती हैं। तो हर तरह से दादी माँ लेखक को उनके अंदर की जो भावना थी प्रेम और स्नेह की, वो लेखक को दिखाई पड़ती है। माथे पे हाथ रख रख के छूना, बुखार कम हुआ कि नहीं, पानी को छान कर रखना, पीपल का छौंक लगाना, खिचड़ी की दाल पकी है कि नहीं। तो हमारे घर में, हमारे रसोई घर में जितनी चीज़ें मिलती थी, पुराने बुजुर्ग लोग उस सारी चीज़ों को भली भांति जानते थे कि कब कौन से रोग में ये फायदा कर सकती है। तो दादी माँ उसकी साक्षात स्वरूप थी। और कहते हैं कि दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी घर में जो दवाएं होती हैं, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गिलोय की पत्ती, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें अपने में एक दवा है। हल्दी, चोट लगी हल्दी का लेप लगा दो, दर्द हो रहा है दूध में हल्दी डाल दो। तो ये सारी चीज़ें जो थी घर के लोगों को पता होती थी। तो गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। अगर गांव में भी कोई बीमार हो जाता तो गांव में वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती और वहाँ पहुंच करके सेवा में जुट जाती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेके मलेरिया तक, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी हर चीज की ज्ञाता उनका अनुभव बोलता था। उनका अनुभव ये बोलता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का अनुभव काम आता है। उनका अनुभव ये रहता है कि किस तरह से
किस तरह से गांव के लोगों का इलाज किया जाता है। भूत से लेके मलेरिया, कोई भी बीमारी हो, निमोनिया हो, पूरे विश्वास के साथ उसका इलाज वो करती थी। उन्हें पता था कि वो जिस चीज की दवा दे रही हैं वो पूरी कारगर होगी उस पर, क्योंकि वो पूरे गांव का इलाज करती थी अपने प्रेम में। किसी को कोई कष्ट हो जाए वहां पहुंच जाती थी और पूरे अनुमान से अपनी बातें कह देती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप। अब महामारी और विषुचिका के दिनों में उनका काम क्या था कि सवेरे उठना, लौंग और गुड़ से डाल करके पानी की जलधार देना, गुगल और धूप जलाना, जिसके धुएं से लोग कहते हैं विभिन्न प्रकार के मच्छर, मक्खी या अन्य तरह के कीड़े मकोड़े जो होते हैं आसपास के, वो नष्ट हो जाते हैं। पुराने जमाने की थी और पुराने जमाने के होने के नाते सफाई का काम तो कोई उनसे पूछे। सफाई का जो तौर तरीका उन्हें आता था कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, रोगी के बिस्तर या तकिए की खोलें गिलाफ बदला नहीं जाता हो तो जैसे वो पागल हो जाती थी। बड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने जीवन में हर तरह की चीजों को देखा था, तो उन्हें पता था कि किसी भी रोगी की सेवा करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसका बिस्तर रोज बदलना चाहिए, आसपास कीड़े मकोड़े न लगे, गुगल और धूप जला दो, तकिए खिलाफ को रोज बदलो, साफ सफाई रखो, मिश्री और शहद मिला करके उन्हें खिलाओ। अगर किसी के यहाँ घट जाए तो वो उसकी भी व्यवस्था करती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे आता है, मेष महाराज को अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे देता है। तो लेखक कहता है कि बुखार तो आज भी आ जाता है, मगर दादी माँ के ज़माने में जब कभी बुखार आ जाता था तो दादी माँ जैसे लगता था सबसे बड़ी दुनिया के डॉक्टर वो हों। कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे क्या खाना है, पानी कैसे पीना है, बिस्तर की सफाई कैसी होनी चाहिए, नीम की पत्तियों से नहलाना है, शहद मिलाकर जो चीज़ें, हल्दी है, लौंग है, चटाना है, बहुत सारी चीज़ें दादी माँ को पता थी। और दादी माँ की उम्र के गांव में रहने वाले बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस चीज़ का अनुभव देते हैं। तो लेखक कहता है कि आज भी बुखार आता है लेकिन वो तीमारदारी करने वाला, दादी माँ की तरह देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलता। हाँ, मैस में खिचड़ी बन जाती है, कैसी बनी है उसका कोई मतलब नहीं, बुखार है जो मिला खा लिए। पानी की आवाज़ दी तो मैस से नौकर ला के पानी सिराने रख दिया। माथे पे हाथ रखकर गर्दन से उठा करके मुंह में पानी का ग्लास लगाने वाली दादी माँ की तरह उसमें प्रेम नहीं है। माथे पे हाथ रख देने से आधा कष्ट दूर हो जाता है, वो करने वाला कोई नहीं है। तो लेखक कहता है कि बुखार तो आज भी आता है मगर देखरेख करने वाला वो नहीं है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ने पहले कहा था ना कि हल्की फुल्की बीमारी तो अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। वो अब नहीं कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि बुखार हो। उस समय दादी माँ के समय उनकी इच्छा होती थी
कि अगर उन्हें बुखार आ जाए तो दादी माँ की सेवा से वो प्रभावित हो जाते थे। दादी माँ के प्रेम में आकर के कैसे वो कष्ट सहती थी, उनको लेखक को ये लगता था कि पल भर में उनका कष्ट दूर हो गया। तो आज के दौर के बुखार को सोच के लेखक कहते हैं कि पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। कहते अब उस बुखार को दोबारा याद करने का भी मन नहीं करता जिसमें दादी माँ की तरह सेवा करने वाला कोई ना हो, जिसमें अच्छे से खिलाने पिलाने वाला कोई ना हो, माथे पे हाथ रखकर हाल पूछने वाला ना हो। तो ऐसे बुखार के आने से क्या फायदा। अब उन्हें याद आता है एक समय की घटना कि कैसे किशन भैया की शादी के समय कैसे उन्होंने खेल कूद किया था। दादी माँ के परोपकार की भावना जो थी वो अवर्णनीय है। कूट कूट कर उनके अंदर परोपकार भरा था। उनका मन किसी दुख को देखकर मोम की तरह पल भर में पिघल जाता। और लेखक एक दिन रामू की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी को कोसने के बजाय मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामना देने गई। धन्नो के अनुसार दादी ने न केवल उसका सारा ऋण माफ कर दिया, कर्ज माफ कर दिया, बल्कि लड़की की शादी हेतु 10 रुपए शगुन भी दे आई। उस जमाने में 10 रुपए बहुत थे। 10 रुपए शगुन देना शगुन के नाम पर बहुत बड़ी चीज थी। तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि कर्ज भी माफ की, सहयोग भी की, परोपकारी होने के साथ साथ कठोर तो जरूर थी। कोई अगर रोगी के साथ मनमानी करे तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी। दिया हुआ कर्ज अगर समय पर कोई वापस ना करे तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी। भले वो न ले, लेकिन वो नियम की पक्की थी। तो यही सब बातें जो है लेखक याद करता है। उसे उसी दौरान अचानक किशन भैया की शादी का वक्त था, उसे याद आ जाता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। घर में जब किसी की शादी ब्याह तय हो जाता है तो घर का पूरा माहौल बदल जाता है। सबको ये लगने लगता है कि घर में एक अजीब तरह का आनंद समा गया है। उनके आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। कामों की कड़ियां गिनाना, ये करना है, वो करना है, विवाह में ये होगा, वो होगा, कैसे व्यवस्था होगी, सारी चीज़ों को रात दिन रटते रटते हर काम को सर पर उठाकर घूमती थी। पड़ोसी ने आती, अगल बगल के लोग, पहले तो गांव घरों में शादियां पड़ती तो महीनों दिन पहले से पड़ोस की औरतें उसके घर इकट्ठा होती, उसमें बैठकर अनाज साफ करना, आटा पीसना, गेहूं बीनना, दालें तैयार करना, घर के तमाम बड़े काम। क्योंकि उस जमाने में आज के दौर के तरीके से सुख सुविधाएं नहीं थी। अगर किसी का विवाह पड़ता था तो घर की औरतें ही मिलकर सारा कार्य करती थी। तो उसकी तैयारी महीनों पहले से होने लगती थी। बोरे के बोरे गेहूं साफ करना, आटा तैयार करना, भीड़ होने पर, कार परोजन पड़ने पर किसी से एक चुटकी भी नमक न लेना पड़े किसी से, तो सारी तैयारी पूरी व्यवस्था से करनी पड़ती थी।
जिसमें पूरे गांव की औरतों का सहयोग होता था। और दादी माँ तो जैसे इसमें महारत हासिल कर ली थी, तो पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, और बहन बुरा न मानना। तो पहले के लोग ऐसे ही बोलते थे कि बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, भीड़ भड़के वाला घर है, शादी पड़ी है, विवाह पड़ा है, बड़ा काम है। कार परोजन, कार्य प्रयोजन शब्द को तद्भव रूप में प्रयोग करके यहाँ पर कार परोजन एक देशज भाषा का शब्द है, ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाला शब्द है। उसका प्रयोग करके भाव अभिव्यक्ति को बहुत सुंदर व्यक्त करने के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, कार परोजन। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे, अरे हम नहीं देखेंगे तो कौन करेगा, अपने हाथ से मैं काम नहीं करूं तो ये विवाह भला पूरा कैसे होगा। उनकी बात, उनका सहयोग उनकी वाणी में होता था। वो अपने कार्य को मुख से कह कहकर लोगों से ऐसे करवा लेते थे कि चुटकी में काम खत्म हो जाता था। लेकिन जिम्मेदारी को भली प्रकार से निभाना दादी माँ की तरह सबको आना चाहिए। यही बात यहाँ पर दादी माँ की जो थी, लेखक दिखाना चाहते हैं कि घर में कारवार पड़ जाए, कोई कार परोजन पड़ जाए, कोई उत्सव त्यौहार पड़ जाए, तो दादी माँ सारा घर सर पे उठा लेती थी और उस कार्य की तैयारी खुद घर वाले और अगल बगल की पड़ोसियों को लेकर ऐसे कर लेती थी कि जैसे सब कुछ का प्रबंध उनके हाथ में हो। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, बड़ी बुजुर्ग थी, खुद कुछ नहीं करती थी, लेकिन पूरे टाइम ऐसे बोलती रहती थी कि कोई भी काम अपने आप हो जाता था, कहना चाहिए। घर वालों को ऐसे सलाह देना, ऐसे मशवरे देना, पड़ोसिनों को ऐसे ललकार के कार्य कराना कि बस उनका बोलना ही बहुत काफ़ी था। सारा कार्य स्वतः होने लगता था। खुद कुछ अपने आप बैठकर वो कोई कार्य अपने हाथों से संपन्न नहीं करती थी, लेकिन उनका प्रबंध इतना मजबूत था, उनकी व्यवस्था इतनी बलवती थी कि वो अपने काम को कितनी आसानी से खत्म करा लेती थी कि कोई समझ भी नहीं सकता था। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मान लीजिए कभी वो किसी कारण से किसी काम में थोड़ा विलंब से पहुंचे या ना पहुंचे, तब तो समझिए वो कार्य जल्दी समय पर पूरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि घर में काम को कराने के लिए ललकार के कराने वाला एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए। दादी माँ की तरह कोई घर का बड़ा बुजुर्ग जिस कार्य को ललकार के करा दे, चढ़ा के, वाहवाही करके, तारीफें करके और सहयोग के ऐसे शब्द बोलना कि काम करने वाले के अंदर एक नया उत्साह जग जाए। तो यही यहाँ पर लेखक ने बताया कि भले वो अपने हाथों से कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनका प्रबंध, उनका प्रयोजन, उनका कार्य, उनकी सहयोग की भाषा ऐसी होती कि सारे कार्य अपने आप संपन्न होते चले जाते। इन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब एक दिन की बात लेखक को याद आती है कि किसी काम से वो बाहर गए थे और अचानक घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहरी द्वार पर निकलने का जो रास्ता होता है, निकसार, निकलने का रास्ता, द्वार, गांव में बहुत लोग द्वार कहते हैं, तो वो वहीं खड़े खड़े किसी पर बड़ी गुस्से में बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। लेखक की निगाह पड़ी तो उसने देखा कि रामी की चाची जो हैं वो चुपचाप कोने में दुबकी हुई खड़ी हैं
और दादी माँ उस पर बिगड़ रही हैं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के साथ आज दे दें। तेरी आंख में तो शर्म न है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल पे दूंगी, फसल पे दूंगी। अब लेखक ये सारी बातें जो है याद कर रहा है और कहता है कि दादी माँ रामी की चाची को समझा रही हैं कि तू जो सोच रही है धन्नो वो नहीं होगा। मैंने तुझे जो पैसे दिए हैं तू उसे समय से वापस कर दे। मैं सूद समेत यानी सूद सहित, ब्याज सहित तू मुझे उसे दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। दादी माँ गुस्सा करती थी तो बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती थी और डांट भी लगाती थी। भले उनके अंदर वो डांट सच न हो, भले उनके अंदर प्रेम अलग हो, लेकिन नियम की पक्की थी। किसी कार्य को अगर कह दी, ठान ली, तो फिर वो करके छोड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि तूने अगर कहा है तो मैं सूद समेत आज का आज वापस कर। तेरी आंख में अगर थोड़ी भी शर्म हो, मांगने तो तू कैसी आई थी। उन्होंने ये कहकर उस समय को याद दिलाया। रामी की चाची बिल्कुल मुंह बंद करके सब कुछ सुनती रहती हैं, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। उन्होंने कहा कि जब तुझे पूरे गांव में कोई पैसे नहीं दे रहा था तब तो तू मिन्नतें करते हुए मेरे पास आ गई और तूने मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुझे समय पर मदद की। आज जब वापस देने का समय आया है तो तू नानुकुर कर रही है। किसी ने एक पाई भी उस समय तुझे नहीं दी थी और अब लगी है आजकल करने। जब वापसी की बात आ रही है तो तू आजकल कर रही है, फसल कट जाए तब दूंगी, फसल बिक जाए तब दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दादी माँ इस तरह से लोगों को प्रेम भरी झिड़कियां देती थी, समझाती थी कि तू जो सोच रही है वैसे कार्य नहीं होगा। अगर तू समय पर पैसा ले गई है तो उसी मुंह से, उतनी ही जिम्मेदारी से तू पैसा दे, बिल्कुल समय पर दे। इतने कठोर ढंग से वो अपनी बात को रखती थी कि सामने सुनने वाला बिना जवाब दिए उनकी एक एक बात को कलेजे में घोंटता चला जाता था। यहाँ तक कि वो कहती थी कि जब रामी की चाची बार बार कहती थी फसल कटेगी, फसल बिकेगी तब दे दूंगी, तो वो जोर से डांट लगाती हैं कि क्या तेरे लिए दूसरी फसल कटेगी? फसल कटी तो तूने क्यों नहीं दी? तू क्यों नहीं लाई? पैसे वापस क्यों नहीं किया तूने? रामी की चाची निरुत्तर रहती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग की बात का जवाब देना उचित भी नहीं है। गांव घरों में ये नियम भी नहीं है। अगर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग किसी बात को लेकर अगर डांट रहा है, डपट रहा है, समझा रहा है, तो कोई भी उसकी बात का उत्तर नहीं देता है, उसे चुपचाप सुनता जाता है। वो भी बेचारी डर के मारे बस इतना कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोने लगती है, दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी कि बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो बेचारी का निस्तार कैसे होगा। गांव घर में ऐसा ही होता है,
कर्ज में जिंदगी डूबी रहती है। हर कार्य को कर्ज लेकर लोग करते हैं और कर्ज वापसी के समय तमाम विपदाएं आ जाती हैं, तमाम परेशानियां आ जाती हैं। कभी बच्चे की पढ़ाई, कभी बेटी का ब्याह, कभी दवा, कभी बीमारी, कभी मकान का गिरना बनवाना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। वो भी मिन्नतें करती है कि मालकिन दूंगी, बिटिया की शादी पड़ी है, ऐसे वक्त में अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा। और वो दादी माँ को मनाने के लिए आंचल लेकर के उनके पैरों को के ऊपर गिर के मिन्नतें करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है, रोने लगती है। दादी माँ का जो गुस्सा था वो बहुत ऊपरी था। वो अपने काम को बिल्कुल निश्चित समय पे करती थी। वो किसी भी के सहयोग के लिए तत्पर तो हमेशा रहती थी, लेकिन वो चाहती थी जो काम जिस समय का है उसी समय हो। तो इसलिए वो कभी किसी को कहने का मौका पाके छोड़ती भी नहीं थी, अच्छी खासी डांट लगा देती थी कि उसको हमेशा के लिए नियम का पाबंद होना उसे आ जाए, उसको सिखा देती थी। ये उनका स्वभाव था। घर के सभी बड़े बुजुर्गों का यही रूप होना चाहिए कि घर में कार्य करने के एक नियम तौर तरीके का पालन, एक व्यक्ति का आदेश हर कोई माने। जब रामी की चाची दादी माँ के पैरों को पकड़कर लटक जाती है तो वो झिड़कियां देते हुए कहती हैं, हट हट, अभी नहा के आ रही हूं और तूने मुझे छू दिया। दादी माँ 2 कदम पीछे हटती है, ये दिखाते हुए कि मैं नहा के आई थी और तूने मुझे इस तरह से छू दिया। हट हट करके एक प्रेम भरी छिड़की झिड़कना कहती हैं और पीछे की ओर हट जाती हैं, 2 कदम पीछे की ओर ऐसे खिसक जाती हैं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। अब देखिए प्रेम की भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हट हट में भी झिड़की जरूर है, मगर उसमें भी एक प्रेम है। और लेखक भी मौका पा करके दादी माँ को फुसलाने का काम करता है, समझाता है। जैसे कभी कभी दादी नानी घर के किसी सदस्य को अगर डांट लगाती हैं और सारे के सारे घर के लोग बिल्कुल चुपचाप उनकी बात को अक्षरशः कान खोलकर मुंह बंद करके निगलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति जरूर ऐसा घर में होता है जो उनका बहुत मुंह लगा होता है, वही बीच में बोलता है। बड़े बुजुर्गों के वही बीच में बोलता है कि हाँ हो गया है, गलती हो गई, जाने भी दो, काम कर देगी, मान भी जाओ। गुस्से को कम करने के लिए इस तरह की जो भावना होती है उसको उजागर करने के लिए लेखक ने भी दादी माँ को बीच में टोकते हुए कहा कि दादी माँ जाने दो, गरीब है, व्यवस्था नहीं हो पाई होगी, लड़की का विवाह पड़ा है, मान भी जाओ, मान भी जाओ, उसके दुख को सुन लो। ऐसे कह करके उसने दादी माँ को फुसलाने की कोशिश की तो दादी माँ ने भी बड़े प्यार से झिड़की देते हुए कहा कि बड़ा आया समझाने वाला, कि कल का बच्चा और तू मुझे आ रहा है समझाने कि गरीब है दे देगी।
गांव घर की बात तू नहीं जानता। कहने का मतलब कि दादी माँ लेखक को ये समझाना चाहती हैं कि गांव घर के रीति रिवाजों के चलते सहयोग की भावना तो सबके अंदर होती है, लेकिन गांव में लोगों को ये न लगे कि दिया हुआ पैसा वापस करना भी जरूरी है। इस नाते से उनको समय पर याद दिलाने के लिए एक प्रेम भरी झिड़की, एक प्रेम भरी डांट, यद्यपि उसकी बेटी के विवाह में दादी ने खुद सहयोग किया, खुद आगे बढ़कर आई, खुद मना की, लेकिन मौके पर उन्होंने चूका नहीं। मौके पर चूकती नहीं है कहने से। रामी की चाची भी इस बात को जानती हैं कि दादी माँ मुंह से जितना कठोर है, हृदय से उतनी ही सहृदय भी हैं। अगर किसी की मदद की बात आती है तो सबसे पहले वो खड़ी होती हैं, सबसे पहले सहयोग करने के लिए आगे बढ़ती हैं। हर तरह से लेखक इन सारी बातों को याद कर रहा है कि पूरी साक्षात देवी की प्रतिमूर्ति थी दादी, जिसके ऊपर पूरे घर, गांव, बाहर सबकी जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को दादी माँ ठीक वैसे ही निभाती थी जैसे वो सबके लिए एक अवतरित, धरती पर उतरी हुई एक देवी हो, जिस सबके दुख को दूर करने के लिए धरती पर अवतार ले ली हो। तो ये कहते हुए लेखक ने समझाने की कोशिश जब की तो दादी माँ ने भी कह दिया कि चल चल, बड़ा आया है समझाने वाला। और इस प्रेम भरी झिड़की में लेखक समझा बुझा के वहाँ से हट जाता है कि दादी माँ अब मान जाएंगी। और कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी माँ उसके साथ किशन के विवाह के दिनों में कितना मनोरंजन करती हैं, कितना सहयोग करती हैं, सारी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। अभी पाठ का कुछ अंश शेष बचा है जिसको कि मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि दादी माँ कहानी आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और इसके शेष अंश को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप पाठ को बार बार पढ़िए, पुनरावृत्ति करिए। कठिनाइयाँ होने पर आप उन चीज़ों को दोहराइए, आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। कहानी बहुत अच्छी है, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, एक संस्मरण है जिसको कि लेखक दादी के स्वर्गवास के बाद याद कर रहा है। तो एक क्रमवार तरीके से दादी के स्वरूप को लेखक याद करता जा रहा है, जिसको कि मैं किशन के विवाह की बात को अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसको दोहराइए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।